9 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शशांक सिंह, मेरे साथ हैं अंजलि इष्टवाल। और खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रवासी मजदूरों को किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लॉकडाउन के 43 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी जो ये प्रवासी मजदूर हैं उन्हें घर जाने का कोई विकल्प नहीं मिल रहा है। हाँ, श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही हैं, लेकिन तादाद इतनी ज्यादा है कि इनका नंबर नहीं आ रहा। अब खाना नहीं है, पैसा नहीं है, ऐसे में खुद ही साइकिल लेके मुंबई से दरभंगा, नासिक से दरभंगा 2000 किलोमीटर चल रहे। और इस गुट में जो निकला है एक गर्भवती महिला भी है। उनसे बात की है हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा ने। केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, महाराष्ट्र के भी अलग अलग जिलों के जो मजदूर हैं, सबकी हालत एक जैसी हो, भले उत्तर प्रदेश के हो, बिहार के हो या महाराष्ट्र के हो। आप जो मेरे साथ देख रहे हो, ये एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो मुंबई के पास, नवी मुंबई के घनसोली इलाके से निकला है। मैडम, आप कितने बजे निकले हो और कब से चल रहे हो? कल रात को 7 बजे निकला है। हाँ। और पूरा 12 घंटे हो गए, पूरा चलते ही है, चलते ही जा रहे हैं। हाँ। और कहाँ जाना है आपको? वर्धा जाना है। हाँ। तो कोई मदद नहीं मिला या कुछ प्रशासन की ओर से, गवर्नमेंट की ओर से, सरकार की ओर से? कुछ मदद नहीं मिला। पुलिस के पास गए थे? हाँ, सबके पास गए, सबको बोला कि हमारा मदद करो सर। तो सर ने क्या बोला, महाराष्ट्र का गाड़ी चालू नहीं है, अभी अलाउट नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, हमको काम नहीं, धंधा नहीं। बिल्कुल। तो प्रशासन से मदद मांगी गई थी। सुबह के 7 बज रहे हैं, 12 घंटे से ज्यादा समय हो चुका है। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो अब तक उठे नहीं होंगे, ये लोग चल रहे हैं। अब आप देखिए, ये जो महिला आप देख रही हैं, ये भी कल रात से 12 घंटे से चल रही हैं, 7 महीने की गर्भवती हैं। मैडम, आप लगातार चल रही हैं, किस तरीके की परेशानी हो रही है, क्या हो रहा है? बहुत परेशानी हो रही है, पैर भी बहुत दुख रहे, चक्कर भी आ रहे हैं। तो कोई मदद या कुछ नहीं मिल पाया है? कुछ भी नहीं मिल पाया। लेकिन आप लोग यहाँ पर रुक रहे कि नहीं? अभी अगर आप गर्भवती भी हैं, आप यहाँ पर रुक रहे क्यों नहीं है? यहाँ पर क्या प्रशासन की ओर से मदद, खाने पीने की व्यवस्था नहीं है क्या? खाने की व्यवस्था नहीं, पैसे नहीं है। अच्छा। और आप कहाँ पर चल के जाने वाली हैं? बुल्ढाना। तो आप समझिए, ये बुल्ढाना तक चलकर जाने वाली हैं, परेशानी हो रही है, चक्कर आ रहा है। 12 घंटे का समय हो चुका है, लगातार चल रहे हैं ये लोग, कहीं रुके नहीं हैं अब तक। जब से कल रात से निकले हैं, देख सकते हैं आप, लोग हैं, महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं हैं। आगे आपको मैं बता दूंगा तो छोटे छोटे बच्चे हैं। ये अब तक भिवंडी भी नहीं पहुंचे हैं, थाने के आगे निकले हैं। आपको पता है इधर से कितना दूर चलना है? आपको कितना दूर है आपका घर? बहुत दूर है। 500 किलोमीटर तो 500 किलोमीटर जाएगा। 500 किलोमीटर। हाँ। और खाने पीने की क्या व्यवस्था है? आप लोग क्या क्या लेके चल रहे हैं? कुछ नहीं, रास्ते में जो मिला हो। राशन जो है? हाँ। कितने दिन का खाना होगा? 2 दिन का, ज्यादा नहीं। तो उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद देखें आप, क्या जिधर मिलेगा उधर। अच्छा, तो आप लोग इतना निकले, कहीं पुलिस ने रोका या कुछ पूछा? कुछ नहीं पूछा, जाओ बोल रहे। अच्छा। और आपके लिए कोई व्यवस्था भी किया? किसी ने कुछ पूछा आपको कि आप क्यों निकले हैं, या कोई व्यवस्था कुछ? नहीं, कुछ भी नहीं बोला। आप जाओ, कैसे जाओगे चल के, ऐसे बोला। सिर्फ पूछा, कोई मदद नहीं की। बिल्कुल। तो ये विडंबना है। आप देखिए, उत्तर प्रदेश की बात, बिहार की बात नहीं, ये केवल महाराष्ट्र की बात है कि यहाँ पर भी लोग लगातार चलते हुए जा रहे हैं। गर्भवती महिलाएं लगातार चलती हुई जा रही हैं, 12 घंटे तक चल रही हैं, 7 महीने की गर्भवती हैं, जो हमें जानकारी मिली है। तो आप समझिए कि अगर इस तरह के हालात हैं ज़मीनी स्तर पर, प्रशासन की ओर से कहा जाता है कि ट्रेन शुरू किया जाएगा, पुलिस से मदद पहुंचाई जाएगी, लेकिन ज़मीनी हालत यही है, ना खाने की व्यवस्था थी, ना पैसा था। इसलिए लोग अब पैदल ही अपने घर, महाराष्ट्र के भी अलग अलग जिलों में जाने के लिए निकले हुए हैं। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जिरोहित के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। और अलग अलग राज्यों से जहां से प्रवासी मजदूर वापस जाना चाह रहे हैं, वहां बड़ी चिंता ये भी है कि क्या उनके गृह राज्य में उनके लिए जगह है भी कि नहीं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजने के लिए 40 ट्रेनें चलाने का वादा किया था, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों ने एक तरह से हाथ ही खड़े कर दिए हैं कि इतनी बड़ी संख्या में अगर ये प्रवासी मजदूर वापस आएंगे तो हम उन्हें हैंडल नहीं कर पाएंगे। जो हमारे भाई है दूसरे राज्यों से आके तेलंगाना के विकास में काम कर रहे हैं, आप बेफिक्र से यहाँ काम कर सकते हैं। यहाँ सारा काम खुल जा रहा है। आज मेरा यूपी सीएम साहब से बात हुआ, बिहार सीएम साहब से बात हुआ, कई चीफ मिनिस्टर लोगों से, तो वो लोग भी एक शेड्यूल बना रहे। अगर बाहर से लोग आ रहे तो किस प्रकार से उनको कौन से रेलवे स्टेशन पे उतारा जाए, किधर लिया जाए, और जैसा सेफली उनका घर पहुंचा दिया जाए, उनके गांव पहुंचा दिया जाए। इसके लिए टाइम लगेगा। तो इसीलिए
दूसरे राज्यों से जो तेलंगाना में काम कर रहे हैं भाई बंधुजन है, कोई आपको घबराहट की जरूरत नहीं है। आप जाना चाहो तो हम भेज देंगे, लेकिन ज्यादातर रुकने का प्रयास कीजिए। ये एक अच्छा बयान है केसीआर की तरफ से कि किसी को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सारे इंतज़ाम हम कर दे रहे हैं और धीरे धीरे सब कुछ खुल रहा है तो आपको भी काम पे वापस मिल जाएगा। मनीष कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, आपको याद होगा जब ये खबर आई थी तो हम और आप यही चर्चा कर रहे थे कि क्या बिहार जैसा राज्य तैयार है इतनी बड़ी संख्या में मजदूरों को वापस बुलाने के लिए, आने के लिए, और अब इस तरीके की खबर आना कि वो तैयार नहीं है। शशांक, निश्चित रूप से अगर तेलंगाना के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं तो उनकी बातों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए, लेकिन इस स्टेटमेंट का एक दूसरा पक्ष यह भी है कि जब हम बिहार सरकार के अधिकारियों से इस सोमवार तक बात कर रहे थे, हालांकि अब बहुत सारे अधिकारियों का नंबर जो है वो ये रेंज में नहीं आता है, तो उनका ये कहना था कि कुछ राज्य ऐसे हैं जिसमें तेलंगाना के मुख्य सचिव को उन्होंने कोट किया था, कहा था कि उन्होंने आग्रह किया है कि अगर सारे बिहारी मजदूर वापस चले जाएंगे तो यहाँ पर काम काज पर उसका काफी प्रतिकूल असर पड़ेगा। और बिहार सरकार ने उस समय ही मान लिया था कि तेलंगाना से जो लौट के आने वाले लोग हैं उनकी संख्या अन्य राज्यों की तुलना में काफी कम होगी, क्योंकि वहां की सरकार चाहती है कि ये मजदूर यहाँ से ना जाएं। लेकिन उसके बावजूद अगर तेलंगाना के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा, उसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। और निश्चित रूप से यह भी एक पक्ष है, यह सच्चाई है जिसे इनकार नहीं किया जा सकता है कि अगर आप किसी भी राज्य में एक साथ 1 लाख या 2 लाख लोगों को भेज दें तो वो उसके लिए कितना भी इंतजाम होगा वो काफी नाकाफी होगा। इसी के लिए जब लॉकडाउन को एक्सटेंड किया गया था 2 हफ्ते के लिए, तो जैसा कि आपने पहले भी चर्चा की थी, तो बिहार सरकार ने माना था कि ये एक तरह से उनके लिए वरदान है, क्योंकि 2 सप्ताह में हर दिन अगर 10 से 15 ट्रेनें आती हैं तो उन लोगों को तब सेटल डाउन करने में उन्हें काफी आसानी होगी। शशांक जी बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहे मनीष। जाहिर तौर पर कई राज्य ये भी चाहते हैं कि वो मजदूर बने रहें ताकि काम होता रहे, लेकिन काम पे ना आना ये दिक्कत मजदूरों की नहीं, दरअसल कुछ डॉक्टरों की हो गई है। बिहार में ड्यूटी पर 362 डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं आए तो उनको नोटिस जारी कर दिया गया, और ये तब हुआ है जब महामारी चल रही है, इसलिए उनसे कारण बताओ नोटिस जारी करके पूछा गया कि ऐसा आपने क्यों किया। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए वापस एक बार फिर से मनीष का ही रुख करते हैं। मनीष, इतने सारे डॉक्टर ये किस लेवल के थे और आखिर क्या पता चल रहा है कि क्यों नहीं आए? देखिए अंजलि, इसका एक कारण यह भी है कि बहुत सारे डॉक्टर या पैरामेडिक्स जो हैं वो इन्फेक्ट भी हुए हैं, वो कोरोना के पॉजिटिव भी पाए गए हैं, जिसके बाद में उनके अंदर में एक भय और डर का माहौल व्याप्त है। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे ऐसे पैरामेडिकल स्टाफ हैं, नर्सेज हैं, जो उसी अस्पताल के कैंपस में नहीं रहते हैं, वो बाहर रहते हैं। उनके ऊपर उनके मकान मालिकों का ये दबाव होता है कि अगर आप अस्पताल से आना जाना लगाए रखेंगे तो आप कृपया कर घर ना आए, जिसके दबाव में, या आप कह सकते हैं पारिवारिक दबाव में, ये एक मानवीय पक्ष है, पारिवारिक दबाव में वो लोग अस्पताल से नदारद पाए जाते हैं। लेकिन निश्चित रूप से डॉक्टरों की भूमिका काफी अहम होती है। डॉक्टर भी पटना में एक इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, वहां पर कई सारे लोग जो हैं डॉक्टर हों या नर्सेज हों वो इन्फेक्ट हुए थे। उसके बाद एक तरह से ये हर दिन का बैटल होता है, लेकिन हाँ, इतनी 300 से अधिक उनकी संख्या है। ये बात अलग है कि राज्य सरकार का कहना है कि उनको निलंबित नहीं किया जाता है, किया जा सकता है। इतनी बड़ी संख्या में आप कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, यह एक दिखाता है कि इस बीमारी को लेकर जो एक स्टिग्मा की भ्रांतियां हैं, उसको लेकर वो डर जो है डॉक्टरों और नर्सेज के ऊपर भी काफी ज्यादा व्याप्त है। अंजलि, शुक्रिया मनीष इसको समझाने के लिए। तो कहीं ना कहीं जो डर है वो घर कर गया है डॉक्टरों में भी, ना सिर्फ आम आदमियों में। दिल्ली पुलिस इस वक्त एक अहम जांच कर रही है। इंस्टाग्राम पर बॉयज लॉकर ग्रुप नाम के एक ग्रुप में जो लड़कियों के बारे में, स्कूली बच्चियों के बारे में गैंग रेप तक की बातें करते थे, बेहुदा बातें करते थे, उस पर लगातार पुलिस जांच कर रही है। एक शख्स को पकड़ा गया, एक लड़के को, और उससे
20 और लोगों की पहचान की गई और उनसे पूछताछ चल रही है। आपको बता दें कि ये इंस्टाग्राम ग्रुप जो था, इसके अंदर इसके जो मेंबर्स थे, उनकी चैट जब जग जाहिर हो गई, उसके बाद ये सवाल उठने लगे कि आखिर किस तरह की मानसिकता इन छात्रों की है। लेकिन अब शशांक, ऐसा भी पता चल रहा है कि इसमें शायद कुछ बालिग लोग भी जुड़े हुए थे। बिल्कुल, अभी फिलहाल जो मुकेश सिंह सेंगर हैं हमारे संवाददाता, उन्हीं की जानकारी के मुताबिक ये फिलहाल अभी अपडेट आया है कि कुछ बालिग लोग भी इसमें शामिल थे। और कल जो दिल्ली पुलिस ने ये पूछताछ की है, एक दक्षिणी दिल्ली के स्कूल में पढ़ने वाला ये युवक है, छात्र है माफ़ कीजिएगा, उनसे उसको पकड़ा था इस ग्रुप के संबंध में और उनसे पूछताछ की थी। फ़ोन जब्त कर लिए गए हैं, हालांकि डेटा पूरा तरीके से डिलीट कर दिया गया, उसके बावजूद भी आज भी पूछताछ इन लोगों से जारी रहेगी। 20 और लड़कों को जो अलग अलग दिल्ली के दक्षिणी दिल्ली के ही स्कूल के छात्र हैं, उनको भी चिन्हित कर लिया गया था। और साथ ही इन छात्रों का ये लेकिन कहना है कि इन्हें जोड़ा गया था, इनमें से कोई भी एडमिन नहीं है इस ग्रुप का जिसने इस ग्रुप को बनाया है, इन्हें ऐड किया गया था इस ग्रुप में। लेकिन अब जो बालिग वाला एंगल आ रहा है उस पर अभी आज पुलिस जांच करेगी, पूछताछ करेगी। लेकिन एक बात आप जिक्र कर रही थी अंजलि, कि इसमें जो इंस्टाग्राम जैसे जो हैंडल्स हैं या ट्विटर जैसे जो हैंडल्स हैं, जिन्होंने इसको आगे बढ़ाने में मदद की या ग्रुप्स ऐसे चल सके, तो इंस्टाग्राम की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। और ज्यादातर जो ये लड़के हैं वो अपर मिडिल क्लास या फिर एलीट क्लास से, रिच क्लास से आते हैं, ऐसा अभी फिलहाल शुरुआती पूछताछ में निकलकर सामने आ रहा है। पूरा मामला यही है कि इंस्टाग्राम पर ये एक ग्रुप बनाया गया था बॉयज लॉकर रूम नाम से, जिसमें कि अश्लील बातें होती थी, गैंगरेप के सजेस्टिव बातें होती थी और एक तरीके से एक धमकी भरे अंदाज में भी कुछ बातें की जाती थी लड़कियों से संबंधित। तो इस वक्त जो जानकारी है उसके मुताबिक अप्रैल में बना था ये ग्रुप और 20 लड़कों की पहचान की जा चुकी है। एक लड़के को पहले गिरफ्तार किया गया था। अब ये पुलिस की जांच चल रही है। फिलहाल ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। लॉकडाउन का 43वां दिन और आज के जो आंकड़े हैं पिछले 24 घंटे के और क्या टोटल आंकड़े हैं वो आपको हम बता रहे हैं। अब कोरोना संक्रमितों की संख्या अब 50,000 के करीब पहुंच गई है। कुल आंकड़ा 49,391 है। मामले बढ़े हैं और टोटल अगर हम देखें तो 2900 से ज़्यादा, 2950 के करीब मामले फिलहाल 24 घंटे में आए हैं। जी, और हमारे सहयोगी परिमल कुमार हमारे साथ जुड़ गए इन आंकड़ों के साथ। परिमल, आज आप इनको कैसे एनालाइज कर रहे हैं? देखिए, ये तो लगातार बढ़ रहे हैं अंजलि, लेकिन एक अच्छी चीज हुई है कि जो ग्रोथ रेट था वो कल हमने देखा कि अचानक जब मामले बढ़े करीब 4000 के आसपास, 3900 के आसपास, तो ग्रोथ रेट करीब 8.5 के आसपास पहुंच गया था। आज वो घटकर फिर 5.25 के आसपास है। ये ग्रोथ रेट हम जो जितने नए केसेस आते हैं और जो टोटल नंबर है उसके जरिए निकालते हैं। दूसरी नंबर चीज ये कि रिकवरी रेट में लगातार सुधार है, इसमें भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चिंता का सबब ये भी है कि जिन प्रदेशों में जो प्रदेश कोरोना मुक्त हो गए थे, जहाँ पे कोरोना के मामले नहीं थे, वहां पे कोरोना के मामले भी आने शुरू हुए हैं। इसमें दादर नगर हवेली, जहाँ से कोरोना के मामले रिपोर्ट हुए हैं, पूरा भी एक वक्त में कोरोना मुक्त हो गया था, लेकिन वहां लगातार बढ़ रहे हैं। तो पहले ही वहां से कोरोना के मामले आए हैं, लेकिन वो भी बढ़ रहे हैं। तो ये नंबर लगातार बढ़ रहा है। और एक चीज और आज से अहम हो जाता है कि स्वास्थ्य मंत्रालय सिर्फ एक बार ये बुलेटिन आज से जारी करेगी सुबह के वक्त में, जो सुबह शाम का बुलेटिन आता था। तो आंकड़े एक ही वक्त मिल पाएंगे सुबह के वक्त में। तो ये तमाम चीजें हैं। और एक जानकारी जो मिली कि ऐसा नहीं है कि ये लड़ाई सीधे नंबर घट जाएंगे और कामयाबी मिल जाएगी तो कोरोना से डरने की कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि जानकार कहते हैं कि जब तक कोई साइंटिफिक ब्रेक थ्रू नहीं मिलता है, यानी कोई वैक्सीन नहीं बनती जिसपे काम चल रहा है, तब तक सफल हम नहीं हो सकते इस जंग में। बिल्कुल परिमल, उसको लेकर कोशिश और कवायद का सिलसिला चल रहा है, उस बीच मामले बढ़। बिल्कुल। और अगर मैं इन आंकड़ों को देखूं जो आपने ही नंबर्स भेजे हैं, इन 2958 मामलों में से
984 अकेले 954 के करीब शायद अकेले महाराष्ट्र से, यानी 1/3 मामले सिर्फ एक राज्य से आ रहे हैं। उसके बाद अगर हम देख रहे हैं तो फिर गुजरात से आ रहे हैं या तमिलनाडु से आ रहे हैं, 500 के करीब उनका फिगर है। लेकिन जो सबसे ज्यादा डेथ्स हैं वो गुजरात से आ रही हैं। मैं जब इन आंकड़ों को देखता हूं तो हमेशा एक पॉजिटिव देखने की कोशिश करता हूं कहीं ना कहीं इन आंकड़ों में ढूंढते हुए। तो जो रिकवरी रेट है ओवरऑल अगर हम दुनिया का देखते हैं वो 33.3% है। अब हमारा 2871 हो गया है, यानी करीब 29% के करीब ये रिकवरी रेट है। जबकि जो दुनिया के आंकड़े उनमें चीन जैसा देश है, जर्मनी जैसा देश है, जहां पर रिकवरी रेट एक जगह 95% है तो एक जगह 75 से 80%। नहीं तो ये रिकवरी रेट लगातार सुधर रहा है शशांक। अगर पुराने दिनों को आप देखेंगे तो वो कहीं हम 7, 8, 6 के आसपास थे। आज वो धीरे धीरे लगातार बढ़ रहा है, उसमें कोई कमी नहीं आई कभी, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। हमने आपने भी देखा है और हमने भी रिपोर्ट किया है कि 18, 20, 22, 25 और आज हम 28 के आसपास हैं। तो एक सुधार तो जरूर है और कोशिश भी हमें करनी चाहिए कि उन पहलुओं पर भी ध्यान दे जो जहां पे बेहतर किया जा रहा है या जहां पे बेहतर हो रहा है, क्योंकि लोगों का मनोबल कहीं से टूटना नहीं चाहिए। ये मामले जरूर बढ़ रहे हैं, वो चिंता का विषय है। कई जगह पे हमने देखा कि सेंट्रल टीम भी गठित की गई है, 20 टीमें 20 डिस्ट्रिक्ट के लिए की गई हैं जो वर्स्ट अफेक्टेड हैं। और ये जो आप राज्य कह रहे हैं जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, तमिलनाडु, ये वो प्रदेश है जहां पे सबसे ज्यादा मामले हैं और सबसे ज्यादा मामला पिछले 24 घंटे में भी रिपोर्ट हुए हैं। और ये लगातार जो फिगर बढ़ रहा है, क्योंकि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की बात हो, टेस्टिंग की लेकर जब हम बात करते हैं तो 80,000 से ज्यादा टेस्ट भी हमने देखे इस बीच में। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जब हम कम टेस्ट कर रहे थे तब भी वो करीब 4.5 के आसपास था जो पॉजिटिव मिल रहे थे। आज जब करीब 84,000, 80,000, 82,000 के आसपास टेस्ट हो रहा है तो तब भी वो आंकड़ा वहीं पे थमा हुआ है पॉजिटिव पेशेंट के। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जिस बात को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय हमेशा से जोर देता रहा है कि टेस्ट हम उन्हीं का करेंगे जिनमें उस तरीके के सिम्टम होंगे जो उस प्रोटोकॉल के तहत शामिल होंगे। तो अब उसमें पॉजिटिव केसेस भी आने शुरू हुए। तो ये तमाम चीजें चल रही हैं और फिलहाल जिस चीज को लेके बहुत शोर था पहले रैपिड टेस्टिंग को लेके, उस पर फिलहाल एक तरीके से विराम लगा हुआ है। उस पर कोई नतीजे पे आईसीएमआर नहीं पहुंच पाई अब तक। लेकिन ये आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, वो चिंता का विषय जरूर है और होना भी चाहिए। और सरकार भी इस पे लगातार कोशिश कर रही है और यही बड़ा पहलू है जिसके जरिए हर दिन प्रेस ब्रीफिंग के जरिए कोशिश की जाती है कि उस पक्ष को रखा जाए जो सरकार की तरफ से किया जा रहा है रोजाना। सर, लेकिन जैसा कि हमने कहा कि हम पॉजिटिव देखते हैं, तो आपने एक अच्छी चीज बताई कि कल भी 82,700 कुछ टेस्ट हुए थे और उसमें से अगर जो पहले जितना नंबर आता था परसेंटेज, उतना ही अभी भी आ रहा है 4 से 4.5 पॉजिटिव का। बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अभिजीत बैनर्जी के साथ कल राहुल गांधी ने बातचीत की और इस बातचीत में एक ही बात पर अभिजीत बैनर्जी ने जोर दिया और वो ये कि लोगों के हाथ में पैसा देना जरूरी है ताकि वो खर्च करें और इकोनॉमी में इस पैसे को डालें। छोटे और मझोले उद्यमियों के कर्ज भुगतान को 3 महीने के लिए रोककर केंद्र सरकार ने अच्छा किया, लेकिन ये भुगतान वो अपने सिर ले लेती तो और अच्छा होता, ये मानना है अर्थशास्त्री अभिजीत बैनर्जी का। We have done one thing that I think is wise, which is to kind of put a moratorium on debt payments. I would say we could do more than that. We could even say that the debt payments for this quarter will be cancelled and will be taken care of by the government. So we could do a bit more than that so that you don't actually have to pay for a quarter where you never pay. It's not just a matter of rescheduling it, just permanently cancel it. And a lot of those businesses. राहुल गांधी से अपनी बातचीत में बैनर्जी कहते हैं कि प्रवासी मजदूर जहां हों उनको पैसे वहीं मिले, लोग खरीदारी बंद न करें, सरकार को इसके लिए उपाय करने होंगे। I would say, bottom 60% of the population, we give them some money. Nothing bad will happen, in my view. That if we gave them some money, well, some of them will not need it, but fine, they'll spend it. And if they spend it, that will have stimulus effect. पैसे के साथ साथ गरीबों को अनाज मिले, बैनर्जी का जोर इस बात पर भी है। वे कहते हैं कि अनाज की कमी नहीं है और वितरण की व्यवस्था आसान करनी चाहिए। Hand out temporary ration cards to anybody who wants one. In fact, put all other ration cards in abeyance. Just put temporary, anybody wants one, and it's a temporary ration card.
last for 3 months for now, and maybe renewed for another 3 months if necessary, and honor that. So give everybody a ration card. बनर्जी की राय है कि इंडोनेशिया की तरह जरूरतमंदों की पहचान कर पैसा बांटने की जिम्मेदारी समाज को दे देना चाहिए। लोग क्या खरीद रहे हैं, क्या खरीदना बंद कर दिया उन्होंने? दूध, दही, ब्रेड, आटा, दाल, चावल, चीनी, घर के सामान ये खरीद रहे। जो महंगे सामान हैं वो लोग पनीर, जैसे पनीर हो गया, घी वगैरह हो गया, काजू बादाम, ड्राई फ्रूट वगैरह हो गया, सब लोग नहीं खरीद पा रहे हैं इस टाइप। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो लोग ज़रूरत की चीज़ें हैं वही खरीद रहे हैं। लोगों ने अपने हाथ रोक लिए हैं, भविष्य की चिंता में खर्च उन्होंने कम कर दिए हैं। और ये जो कटौती है, खर्च में जो कटौती है और जो आगे की सेविंग की जो बात है, ये जो साइकिल है, इसका एक कैस्केडिंग इफेक्ट होगा अर्थव्यवस्था पे। और इसलिए अभिजीत बैनर्जी जैसे अर्थशास्त्री जो हैं वो ये कह रहे हैं कि लोगों के हाथ पे पैसा दे सरकार, ताकि उनकी क्रय शक्ति बनी रहे और उनका भरोसा बना रहे, तभी अर्थव्यवस्था पटरी पे लौटेगी। उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और अब वक्त है हमारी टॉप 5 न्यूज़ का। आप हमारे एनडीटीवी इंडिया यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं, वहां पर एक पोल हम पब्लिश करते हैं, उनमें आप वोट के जरिए बता सकते हैं किस खबर को इन 5 में से आप देखना चाहेंगे एनडीटीवी टेलीविजन चैनल पर, साथ ही यूट्यूब पर किसको विस्तार से आप जानना चाहेंगे। पहली खबर इस में टॉप 5 न्यूज़ में हमारी, बिहार और यूपी नहीं चाहते इतने मजदूर, ऐसा कहा है केसीआर ने, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने। दूसरी खबर, चेन्नई की कोरोना मंडी, बाजार से जुड़े 1000 संक्रमित। और अगली खबर हम मुंबई की रखेंगे, जो वहां पर लगातार बढ़ता हुआ संक्रमण है और क्वारंटीन सेंटर्स बड़े बनाने की तैयारी है। वहीं मुंबई की ही अगली खबर, नहीं मिलेगी शराब, भीड़ बढ़ी तो अब आदेश जारी कर दिया गया है बंद करने का। इंस्टाग्राम पर अश्लीलता, 20 बच्चों से पूछताछ दिल्ली पुलिस कर रही है। ये हमारी 5वीं खबर होगी। इसमें से आप जो देखना चाहते हैं उसके लिए वोट कीजिए। और अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके ऊपर हमारा अक्सर ध्यान नहीं जाता है। हम लगातार आपको दिखाते रहे कि कैसे खाने पीने, राशन की कमी होती रही है लॉकडाउन के दौरान, लेकिन एक बड़ी कमी जो महिलाओं के लिए होती है वो है सैनिटरी नैपकिन्स की। लेकिन अब कुछ लड़कियां हैं राजस्थान के टोंक इलाके की जो कि इस मुश्किल को भी आसान करने की कोशिश कर रही हैं। राजस्थान के टोंक जिले के एक छोटे से गांव में सैनिटरी पैड्स और मास्क बनाए जा रहे हैं। ये बच्चियां सेव द चिल्ड्रन की बाल चैंपियन हैं। लॉकडाउन के बाद जब सैनिटरी पैड्स की किल्लत हो गई और प्रशासन से कोई जवाब नहीं मिला, तो इन लड़कियों ने इन्हें अपने आप बनाने की ठानी। हमें यह आइडिया शिक्षा समिति से आया है और हमें यह आइडिया सरकार से भी आया है। पहले सरकार तो स्कूलों में और स्कूलों में, आंगनबाड़ियों में पहले कुछ टाइम पर पैड देते थे, लेकिन अभी सैनिटरी पैड नहीं मिल पा रहे। शुरुआत हुई तो उन्होंने मास्क सिलकर गांव में बांटने भी शुरू कर दिए। साथ ही वो लोगों को सुरक्षा और सफाई के साथ कोरोना वायरस से लड़ना भी सिखा रही हैं। और जैसे कि हमारे लगभग 200-250 सैनिटरी नैपकिन बांट चुके हैं। और जैसे डाड़ा, तुर्की, सोयला पंचायत, बगड़ी पंचायत, फ्यावड़ी पंचायत और जैसे जवाली, इन्हें जहाँ पर जरूरत है लड़कियों को वहाँ पर हम बांट। जागरूकता की पहल और कुछ कर दिखाने के जज्बे से राजस्थान के टोंक जिले का ये छोटा सा गांव सबको राह दिखा रहा है।